नमस्कार। आज 24 जनवरी सन 2022 दिन सोमवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड बिसरख, शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं डॉक्टर अतुल चौधरी मंच संचालक के रूप में नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार, जिनको एनसाइक्लोपीडिया नोएडा के नाम से भी तमाम नोएडा शहर और गांव जानते हैं, आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, मैं आपका नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। और नमस्कार नमस्कार। और साथ ही हमारे नोएडा सेक्टर 132 रोहिलापुर के जो बहुत ही विख्यात रूप से आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी के रूप में प्रख्यात हैं, मैं रंजन तोमर जी का नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज जैसा कि हम जानते हैं कि 17 दिन बाद यानी 10 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो 2,40,994.84 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 7.3% का भौगोलिक दृष्टिकोण भारत के 32,87,393 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल का रखता है, 16.5% की जनसंख्या और 8.4% का सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर की, जिसमें एक नोएडा विधानसभा जो 61 नंबर की विधानसभा है। इसमें 6,90,231 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 4 लाख पुरुष हैं और 3 लाख महिलाएं हैं। तो आज इसी तमाम मुद्दों पर कि क्या हमारे मुद्दे हैं, किस पर हमारा बटन दबेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, हम इसको जानने के लिए रंजन तोमर जी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं और सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय विनोद शर्मा जी रखेंगे। तो पहला सवाल आदरणीय विनोद शर्मा जी, आपके माध्यम से। धन्यवाद। नोएडा खबर की इस पहल का बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी बिसात में मेरे साथ पहली कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं, नोवरा के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, उत्साही हैं और आज के समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो एक्टिविस्ट की है, जो सोते हुई सरकारी मशीनरी को जगा सकती हो। मैं अपने साथ में जुड़ रहे रंजन तोमर जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और चुनावी बिसात की शुरुआत करते हैं। रंजन जी, बहुत बहुत पहला धन्यवाद। सवाल। और जी सर, जी सर। हाँ रंजन जी, पहला सवाल यह है कि आप बचपन से देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी देखा है और शहरी क्षेत्र भी देखा है, व्यवस्था सारी देखी है, सरकारी मशीनरी के कामकाज देखा है। तो हम ग्रामीण में जो आम जरूरत है, चाहे वो गांव में शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, खेल कूद की है और जो बच्चों को डेवलप करने के टेक्निकल चीज हैं, चाहे वो आईटीआई है, आईआईटी है, कॉलेज है, स्कूल है, तो इन चीजों की जो जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि आपने नोबरा के जरिए सभी गांव के लोगों को जोड़ा है, तो बताइए किस किस तरह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में सामने आ रही हैं, जो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें सभी प्रत्याशी जाने कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, वो विस्तार से बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले विनोद जी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे सबसे पहले भाग में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बड़ा सौभाग्य है मेरा। जैसा आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं आज भी व्याप्त हैं और इसकी जड़ मुझे लगता है बहुत ही पिछली कई सरकारों से शुरुआत से ही चलती आ रही है। जहां तक बात है शिक्षा की, वहाँ सरकारी विद्यालय जरूर यहाँ पे खुले और प्राइवेट जो संस्थान है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में अगर उसकी डेंसिटी देखी जाए, घनत्व देखा जाए, तो हमारे क्षेत्र में सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो हमारी जमीनें जब किसानों की ली गई थी, तो हमें वायदा किया गया था और यहाँ तक कि जो हमारे साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो नोएडा प्राधिकरण और इन प्लॉट के ओनर्स का होता है, जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, उनके बीच करार में साफ लिखा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप 5 से 10% की जो रिजर्वेशन होगी वहां के छात्रों की। लेकिन ऐसा उसका अनुपालन करने में ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उसका अनुपालन ना करें। ऐसा जहां तक बात है सरकारी प्राइवेट स्कूल्स की, सरकारी स्कूलों में हालांकि कुछ काम पिछले कुछ सालों से हुआ है, जहां सीएसआर के माध्यम से जो सरकारी विद्यालय हैं उनका कायाकल्प होने का प्रयास है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत काम होना जरूरी है।
जहां तक बात है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में अच्छी सिचुएशन नहीं है। सरकारी अस्पताल भी खुला है, लेकिन स्टाफ वहां पे ना अच्छा है ना क्वालिटी है। उसके साथ साथ आप अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर अगर जाएंगे, तो वहां पे और सरकारी, यहाँ तक कि अपने हमारे जो सेक्टर 30 का जो सरकारी अस्पताल है, जो बड़े बड़े अस्पताल 39 में है, वहां पे भी भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है। ना वहां पे प्रोफेशनलिज्म है, और हमने वहां पे बहुत सारे जो हमारे गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनका इलाज सही तरीके से नहीं होता है। तो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत सारा कार्य होना आवश्यक है। इसके अलावा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बात हो गई है, स्वास्थ्य के में हो गई। सबसे बड़ी जो समस्या है सर यहाँ पर, वो रोजगार की। और रोजगार में मुझे लगता है कि रोजगार युवाओं के साथ और हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ जो किया गया है, जो हमारी जमीनें ली गई इमरजेंसी क्लॉज में, और उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बहुत सारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन गया है, बहुत बड़ा दुनिया में नाम है नोएडा का, लेकिन यहाँ के लोगों का, हम बार बार इस मसले को उठाते हैं, नोएडा प्राधिकरण कभी भी कोशिश नहीं करता है। हालांकि अब कुछ जॉब फेयर्स वगैरह लगाए हैं इन्होंने, लेकिन जो लोकल ग्रामीणों के लिए, लेकिन मूल रूप से कोई भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इनके पास क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लोग करना नहीं चाहते हैं। जो 5% का अधिकार हमें है, वो एक अधिकार है, वो हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, किसी से रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं। रिजर्वेशन वो होती है जहां पे आपकी किसी जो आपकी इकोनॉमिक कारण से या आपके किसी जातिगत कारण से हो। लेकिन ये जो हमें 5% जॉब की जो हमारे पास अधिकार है, ये हमारी जमीनों के कारण है। वो एक तरीके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है जो इन्हें फुलफिल करना ही चाहिए। इन्होंने खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो ये हमसे लेते हैं, और फिर हमसे जमीन जो बिल्डर को या बायर को दे रहे हैं, जो भी बड़े बड़ी कंपनियां उन्हें दे रहे हैं, आईटी प्लॉट्स को दे रहे हैं, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप 5% नौकरी यहाँ के जो लोकल युवा हैं, जो पोटेंशियल है, जिनके अंदर जो स्किल्ड है, अगर स्किल्ड नहीं है तो आप स्किल डेवलपमेंट करवाइए, कुछ समय ट्रेनिंग दीजिए, सब अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन उससे के प्रति ना ये प्राधिकरण सीरियस कभी रहा, ना ही कोई यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो तैयार रहे, ना वो सीरियस रहे। और साथ ही साथ यहाँ तक की ग्राम पंचायतों तक को यहाँ से समाप्त कर दिया गया, जो एक विषय अभी इसके बाद भी मुझे लगता है इस पे विस्तार में चर्चा इस मीटिंग में भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मुख्य मुद्दे हैं जिन पे कार्य होने अभी बहुत हद तक बाकी है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पे लोकल बच्चों की ट्रेनिंग का, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं बन पाया। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा ग्रेटर नोएडा में कौशल विकास केंद्र शुरू हुए हैं और वहां बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। हालांकि उसमें वो ट्रेंड नहीं है ज्यादा जो आज की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसे कौशल विकास केंद्र नोएडा विधानसभा क्षेत्र में भी शुरू किए जाने चाहिए और उसके लिए निधिकरण और प्रशासन को पहल करनी चाहिए? और क्या आपके पास जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनके सामने इस मुद्दे को रखेंगे? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जन इस तरीके के केंद्र खोल भी ले, वो तब तक सफल नहीं है जब तक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस चीज पे ध्यान ना दें कि जो वहां से निकले हुए छात्र हैं वो फिर कल को स्किल डेवलपमेंट के बाद यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के युवा हैं, वो यहाँ स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनमें उन्हें नौकरी प्राप्त हो जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि वो यहाँ से उन्हें बाहर जाना पड़े स्किल डेवलपमेंट के बाद। तो ये मुद्दा बहुत अहम है। आपने जो बात कही है कि यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के सेंटर जरूर खुलने चाहिए, जो कि एक माध्यम बने यहाँ के युवाओं के लिए, जिससे कि वो पढ़ाई लिखाई के बाद एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर ले ले, लेकिन उसके बाद उनकी नौकरी यही इसी क्षेत्र में लग जाए। और इसके लायक भी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा हमारे गांव से निकल रहे हैं। हमारे गांव में बहुत ही आईटी के क्षेत्र में और आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हर चीज में, हर क्षेत्र में यहाँ के युवा इस समय एक्सेल कर रहे हैं और उनके नौकरी के लायक उनकी प्रतिभा है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा बेहद अहम है, आपने जो गिनवाया, इस मुद्दे को लेकर हम जरूर चलें। इसमें भी दो चीजें हैं कि जब हम जी टेक्निकल सीखते हैं उनको कहाँ कैसे एडजस्ट किया जाना है। उसके लिए एक सुझाव ये आया था कि इन बच्चों को हम बाकायदा रजिस्टर बने, चाहे नोएडा प्राधिकरण में बने जिसको एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर कहेंगे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में बने, यमुना में बने,
उस एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में वो स्किल्ड जो भी कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उन रजिस्टर के जरिए उनका नाम दर्ज होगा और वहां से उनको रोजगार मिले, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो। और जैसा आपने शिक्षा के बारे में बात कही कि बच्चों के, ग्रामीण बच्चों के दाखिले नहीं करते हैं बड़े स्कूल, उनका भी एम्प्लॉयमेंट की तरह एजुकेशन रजिस्टर बाकायदा दर्ज हो, उसकी हर 2-3 महीने में मिनट्स बने, मीटिंग हो और उसकी समीक्षा हो कि किस तरीके से हो। इस बारे में क्या कहना है आपका? सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बातें होती हैं, ये बातें पेपर पे ना है। बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो 5% का जैसे कानून है, ये एक लिखित में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब आप दोनों पार्टी साइन करती हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आप दोनों बंध जाते हैं उन बातों को मानने के। तो यहाँ नोएडा प्राधिकरण और जो हमारे प्लॉट के ओनर हैं उनके बीच लिखित में है। उसके अलावा हमारे जो किसानों से जमीन ली गई है, वहां पे उन्हें नौकरी देने का प्रावधान, और उसके बाद बार-बार शासनादेश आए हैं कई सारे, जिनमें यहाँ के लोकल युवाओं को नौकरी देने के उसमें शासन आदेश में साफ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उनको लागू नहीं किया जाता है। और दुखद बात यह है कि हम बार-बार उस बात को उठाते हैं, फिर इन्हें जो बार-बार जो प्राधिकरण है और ये इंडस्ट्रीज हैं, कई बार इंडस्ट्रीज भी अपोज करती हैं, लेकिन कानून को का अनुपालन कराना वो एक स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट बॉडी का काम है। ये जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों की है, जिन्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लिखित में कह देने से कुछ नहीं होता कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, हम ये करेंगे। 1976 में जब ये कानून यहाँ पे, जब नोएडा प्राधिकरण स्थापित हुआ था, यहाँ पे की जमीन लेनी शुरू की थी, आपको पता है सबसे पहले जिन गांवों की जमीन ली गई, क्या वहां के लोगों को उसका बेनिफिट दिया गया? वो यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि किस चीज पे, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, क्या क्या हमें अधिकार मिले हैं। तो उन अधिकारों को, जो पुराना जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था 1884 का, उसमें भी यहाँ के लोगों को जो नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन यहाँ के लोगों को जानकारी का अभाव था। लेकिन एक लोकतंत्र में, एक हेल्दी लोकतंत्र में, जैसा कि भारत के अंदर है, हम जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, बल्कि तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे साथ ये शेयर किया जाना चाहिए था कि आपकी जमीन को अगर हम ले रहे हैं तो आपके बच्चों को नौकरी भी हम देंगे, जो कि नहीं दी, जो कि आज तक नहीं दी है, जिसका आज तक भी बातों में ही जिक्र है कि हम करेंगे, हम कागज बनाएंगे, हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड मेंटेन? मैंने एक आरटीआई के माध्यम से एक बार प्रयास किया था, उसके बाद लगातार हमने वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमारे पास आई, जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के नोएडा प्राधिकरण और जो कंपनियां होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो भी हॉस्पिटल होते हैं, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त जो थी वो कॉमन थी, 5% का रोजगार आप लोकल युवाओं को देंगे। फिर हमने पूछा कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो कितने युवाओं को मिला? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके पास किसी प्रकार का रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये चाहते नहीं है कि ऐसा रिकॉर्ड हो, ये चाहते नहीं है कि उस कानून का अनुपालन हो। तो ये जो बात है, ये सबसे बड़ी बात है, और ये ऐसा मुद्दा है जो कि हर सरकार ने, हर राजनीतिक पार्टी ने, जिनसे हमें निराशा ही हासिल हुई। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस मुद्दे पे आगे भी काम होगा तो हम इस पे लगातार लड़ाई जारी रखेंगे और इस मुद्दे को हम बार बार लेकर आते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हमारे अधिकार है ये, और ये हम किसी से रिजर्वेशन एज खैरात के रूप में नहीं मांग रहे। जी, धन्यवाद वकील साहब। विनोद जी, इसमें एक सवाल आपके माध्यम से, जिस पर आपने भी विनोद जी बहुत कई बार इस पर अपनी आवाज उठाई है, कि जो हमारा संविधान जो 48 घंटे बाद यानी 26 जनवरी को संविधान दिवस जो मनाया जाएगा, जब हमने इसको अपनाया था, तो उसमें भी संविधान में सर 22 भाग हैं और लगभग 498 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो भाग 9A में जो आर्टिकल 243 क्यू की भी आप बात करते हैं विनोद शर्मा जी और एडवोकेट रंजन तोमर जी, इस पर आपका क्या विचार है? जो 18वां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर उत्तर प्रदेश में बनता है तो क्या वो नोएडा में बने? क्योंकि हमारे जिले में केवल 6 अर्बन रूरल लोकल बॉडीज हैं, 1 नगर पालिका परिषद जो दादरी में है और 5 नगर पंचायत। तो इस पर आपका क्या कहना है रंजन तोमर जी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इशू उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। इस पे हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी एक रिट दायर की हुई है, जिसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक चुनी हुई लोकल बॉडी अवश्य हो।
और इसकी आवश्यकता हमारे लिए ही नहीं, ये मुझे लगता है कि अगर एक एग्जाम्पल सेट होता है कि हम जैसे जहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, एक आरटीआई के माध्यम से मैंने भी एक्टिविस्ट के रूप में ये जानकारी सबके सामने लेकर आया था कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और रेजिडेंशियल सेक्टर है, वहाँ पर कहीं न कहीं जो रेजिडेंशियल यानी जो क्षेत्र जो हमारे आवासीय सेक्टर हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ बहुत उस संबंध में काफ़ी कम है। और अगर इंडस्ट्रीज़ देखी जाए तो जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल है, कानपुर में, गाज़ियाबाद में या बहुत सारी जगहों पे, उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में भी, तो वहाँ पर उससे कम मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, तब भी वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल है जिसकी आवश्यकता है। यहाँ हमारे क्षेत्र के हमारे जो मौलिक अधिकारों में आता है, उसे छीना जा रहा है। एक छोटे-छोटे, मैं बार-बार कहता हूँ, आइलैंड्स ऑफ नॉन डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। छोटे-छोटे टापू बनाए जा रहे हैं जो गैर लोकतांत्रिक हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब ये छोटे-छोटे जो आइलैंड हैं, टापू हैं, ऐसे आइलैंड अगर यहाँ पे साबित हो जाते हैं सक्सेसफुल, तो फिर ये हर जगह लगाए जाएँगे। ये अभयारण्य है एक तरीके के, जहाँ पे जो अधिकारी हैं, वो खुले शेर हो जाते हैं। वो यहाँ के आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने को बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं रहती। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी लोकल बॉडी होती है, तो वो एक तरीके की नर्सरी होती है, आगे की राजनीति में, देश सेवा में जाने की। हमारा जो यहाँ का अधिकार है, वो छीन लिया गया। अगर हम एबीसीडी ही नहीं पढ़ेंगे, तो हम कॉलेज में कैसे जाएँगे, ये समझ। तो यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी समस्याओं के लिए लड़ना सीखेंगे कैसे? आप हमें सीखने ही नहीं देते, आपने हमें हमारे यहाँ से हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। और कहीं भी हमारे 243 क्यू में भी लिखा हुआ है, कहीं भी हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हमें लोकल बॉडी, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, वो बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। और जैसे हमारे यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, मैं आपको बता दूँ डॉक्टर साहब, आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप की जो डेफिनेशन है, उसे हम चाहते हैं कि उसे सरकार सही तरीके से हमारे सामने और कोर्ट के सामने, माननीय उच्च न्यायालय के सामने, ये समझाए कि भई आप कहना क्या चाहते हैं, कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्या होती है? हमारे अनुसार इंडस्ट्रियल टाउनशिप और कानून के अनुसार भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप वो होती है जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री से संबंधित लोग रह रहे हों, वहाँ नौकरी करने वाले लोग रह रहे हों, जैसे कि जमशेदपुर में है, जैसे कि मारुति की टाउनशिप है। इस तरीके की टाउनशिप को इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहा जाता है। हमारे जैसी क्षेत्र की टाउनशिप को इंडस्ट्रियल टाउनशिप की डेफिनेशन में लाया ही नहीं जा सकता। ये हमारे जो है माननीय उच्च न्यायालय में हमारे जो हमने पॉइंट्स रखे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही वहाँ से रिस्पाइट मिलेगी और यहाँ पे चुनी हुई एक बॉडी, हमारी जो मांग है, हालाँकि हमारे बहुत सारे हमारे आदरणीय विनोद शर्मा जी ने हमें एनडीएमसी पैटर्न पे यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे एक बॉडी बनाई जाए, लेकिन जैसा भी बनाया जाए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है और उसके बिना उसकी जो है लड़ाई हमारी बहुत हद तक कंक्लूजन पे जा भी रही है और लगातार हम इसे लड़ते रहेंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं ऐसा मुद्दा है जो कि पिछले कई सालों से है और इसका लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुँचने की हमें उम्मीद बहुत जल्द है। चाहे वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ना हो, कोर्ट के माध्यम से ही हो, पर है। उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और वो बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। जी, डॉक्टर साहब। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि नोएडा की बोर्ड बैठक में अभी तक अधिकारी और किसी को शामिल नहीं करते, लेकिन जिस दौरान मैंने नोएडा शहर की सीरीज शुरू की, उस दौरान मेरी जानकारी में आया कि 2 बार ऐसा हुआ है कि जब नोएडा बोर्ड में बाहर के लोगों को शामिल किया गया। एक 78 में और एक जब अमर सिंह थे यहाँ के प्रभारी, उस समय अमर सिंह के सीए थे, उनको बोर्ड बैठक का मेंबर बनाया गया। तो इसमें सर बोर्ड लेकिन बैठक का मेंबर इसमें जी, समस्या ये है कि इससे संबंधित हमने जानकारी नोएडा प्राधिकरण से मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पे कोई भी स्पष्ट जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इस तरीके का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है और आप समझ सकते हैं उसका जवाब के पीछे का कारण क्या रहा होगा। जी सर। हाँ, वही कारण है। अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो इस बात पे कर रहा हूँ कि अभी तक हमारा फोकस था ग्रामीण क्षेत्र पे। अभी हम युवाओं की बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में युवाओं के लिए जो भी चीज़ है, चाहे सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हमारा शहर इतना बड़ा दायरे में है कि खेल-कूद की जो सुविधाएँ हैं वो केवल एक सीमित क्षेत्र में है। पूरे शहर के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। तो किस तरह की समस्याएँ युवाओं की आती हैं, आप युवाओं से भी बात करते हैं, तो वो क्या है, ज़रा उस पे भी बताइए? जी।
जी सर, बिल्कुल। मैं इस बारे में आपकी बात कहूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले देखो मैं दोनों को मिक्स करूँगा। पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात हम्म, करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, कई जगह मैंने रिसर्च करी इस बारे में कि जब दिल्ली में अधिग्रहण किया गया ज़मीन का, तो उन्होंने कुछ क्षेत्र पहले फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए गाँव के छोड़ दिया। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने हम्म, जब अधिग्रहण शुरू किया, तो उन्होंने बिल्कुल गाँव की जहाँ तक आबादी थी, वहाँ से शुरू कर दिया उसको अधिग्रहित करना। तो यहाँ पे ना हम्म, कोई मैदान, पहले क्या होता था, गाँव के लोग गाँव आस के पास के किसी खेत में, नज़दीक में खेलते थे, वहाँ पे अपना वर्जिश किया करते थे, वहीं पे अपना जो भी खेल-कूद से संबंधित प्रैक्टिस किया करते थे। तो वो सब हम्म, चीज़ वहाँ पे समाप्त हो गई। अब यहाँ हम्म, नोएडा प्राधिकरण ने कहीं भी सब प्लॉट बना के बेच दिए, ना आस-पास कोई उनके अच्छा शहर में कोई सेक्टर अगर बनता है, तो वहाँ के पार्क में वो गाँव के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। तो गाँव के लोगों के लिए तो खेल-कूद के कोई सिस्टम रहा ही नहीं है। और शहर में भी हम्म, आप अगर देखेंगे तो जो पार्क वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे छोटे-मोटे पार्क बने भी हुए हैं, उनमें खेल-कूद संबंधी बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है। ज़्यादातर आप सिर्फ़ एक पार्क के रूप में वहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए ही सुविधाएँ हैं। हम्म, मुझे लगता है कि हम्म, यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी वगैरह हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे युवा हैं जो आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग अब अगर नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा स्टेडियम ही जैसे हम्म, बनाया, आपने इस बात में देखिए हम्म, नोएडा स्टेडियम में आप अगर उसकी फीस के स्ट्रक्चर पर देखेंगे, तो पहले तो कोई दूर से कोई व्यक्ति, कोई भी ऐसा युवा जो बहुत ज़्यादा अपनी पैसा हम्म, खर्च नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, उसके लिए बहुत समस्या होने वाली है। मैंने उनकी हम्म, एक फीस स्ट्रक्चर देखा, बड़ी महँगी फीस है, उसे आम व्यक्ति, आम बच्चा जो चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो शहर में कहीं भी रह रहा हो, जिसके पास पूर्ण रूप से अपने रिसोर्सेज़ नहीं है, उसे बहुत समस्या आने वाली है। तो नोएडा प्राधिकरण ने बहुत अच्छे तरीके से इसे टैकल नहीं किया है। नागरिक सुविधाओं में खेल की सुविधा होना बेहद आवश्यक है और इसके प्रति ये फिलहाल हाल ही में कुछ बोर्ड मीटिंग में उन्होंने पास किया है कि हम गाँव में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे, कुछ मैदान वगैरह बनाएँगे। अब ये देखना है कि क्या ये लिखित में ही रहता है या ये इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, ये देखना आगे जो है फ्यूचर में ही पता चल पाएगा। लेकिन गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में और पूरे नोएडा के क्षेत्र में कहीं न कहीं आसान दरों पे अच्छे तरीके की ट्रेनिंग और सुविधाएँ उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है, तभी हमारा शहर एक वर्ल्ड क्लास शहर बन सकता है। यहाँ पे बच्चों में किसी भी प्रकार की टैलेंट की कमी नहीं। जी सर। हम्म। अगले 5 साल के लिए आप लोग क्या सोचते हैं कि जो पीछे गया सो गया, लेकिन अगले 5 सालों में नोएडा क्षेत्र में ऐसा क्या होना चाहिए जो हम अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रखते हैं? जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो पूरा शहर है हमारा वर्ल्ड क्लास सिटी कहलाता है। बहुत काम भी हुआ है पिछले कुछ सालों में, अच्छा काम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी कमिश्नरी सिस्टम आया है। पब्लिक टॉयलेट्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, स्वच्छता पे कुछ काम काफ़ी हुआ है, सरकारी स्कूलों में सीएसआर इनिशिएटिव के तहत काम हो रहे हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों में तो काम होता ही रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है जो नागरिक अधिकारों की और नौकरी से संबंधित अधिकारों की, जो नागरिक अधिकार है, मुझे उसमें लगता है कि सिटीज़न चार्टर मॉडल है। सबसे पहले तो उसे सही तरीके से लागू किया जाना ज़रूरी है, जिसको ये बार-बार भूल जाते हैं और उसको अचानक से बार-बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि सिटीज़न चार्टर में आम नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण की ज़िम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है, जब तक कोई नई बॉडी नहीं बन जाती है। तो ये उसका निस्तारण करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, पहली चीज़। उसके अलावा स्वास्थ्य जो से संबंधित, जैसे हमने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित बहुत हद तक भ्रष्टाचार है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ यहाँ पे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुँ, ज़रूर बदल रहा है, लेकिन बहुत हद तक उसमें पोटेंशियल है बदलने की। वहाँ पे सरका जो स्टाफ है वो कहीं न कहीं बहुत भ्रष्ट भी है। मैंने ये देखा है कि आम लोगों से नकली, यहाँ तक कि अ, एक तो लाइन में लग के लोग बहुत हद तक कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से सुविधाएँ यहाँ पे प्राप्त नहीं मिलती हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। इन चीज़ों में बहुत हद तक पोटेंशियल है और यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी बनने में अभी हम बहुत दूर हैं। तो वर्ल्ड क्लास सिटी बनने के हुँ, लिए हमें बहुत सारे कार्यों की आवश्यकता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मैं एक बात बार-बार कहता हूँ कि सरकार की जितनी ज़िम्मेदारी है, कहीं न कहीं 10 से 20% नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी है। तो हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक ज़िम्मेदारियों की भी बात सर करनी चाहिए। आपके नोएडा खबर के माध्यम से मैं फिर ये बात कहता हूँ कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनके साथ-साथ मौलिक ज़िम्मेदारियाँ भी साथ-साथ चलें। हम लोग अपनी समस्याओं को ज़रूर रखें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए उन समस्याओं को रखें, तो शायद हम सबसे बेहतर शहरों में
आ सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, स्वच्छ भारत के लिए जो हमारा कोशिश जारी है कि नोएडा नंबर 1 आए, तो उसमें स्वच्छता संबंधी जो कार्य हैं, हमारे जो लोग हैं वो उसे मानते नहीं है, कहीं कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, गीला-सूखा अलग नहीं करते हैं। तो इस तरीके की जो इश्यूज़ हैं, इन पे हमें अपनी ज़िम्मेदारी एटलीस्ट निभानी पड़ेगी। बार-बार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये कल्चर में आ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके का, और उसके अलावा जो भी हमारे मुद्दे रहे, मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, एक तो यहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स इन 5 सालों में अगर वापस मिल सकें, या एक नया सिस्टम आ सके, या फिर एक और बात कि जो यहाँ इमरजेंसी लॉज लगा के हमारी जो जमीन यहाँ से छीनी गई है हम लोगों से एक तरीके से, इस तरीके का कानून, इस तरीके की कोशिश बाकी सरकारें ना करें। ये मैं चाहता हूँ कि ये बात दूर तक जाए नोएडा खबर के माध्यम से, और बाकी क्षेत्रों में लोगों के साथ फिर से इस हम्म। जी धन्यवाद वकील साहब। वकील साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? वकील साहब, हमारी तरीके आवाज के पहुंच रही है आप तक? अत्याचार, इस तरीके की कुछ शायद डिस्टेंस है। जी जी। सॉरी सर, जी तो सर, जी, जी तो वकील साहब, अब हमारे पास मात्र 6 से 7 मिनट बच गए हैं, क्योंकि टाइमर ने बता दिया है कि हमारे पास समय निर्धारित है। तो 5 से 7 मिनट में सर अंतिम श्रेणी में या अंतिम श्रृंखला में मैं बिल्कुल। पूछ दूं कि सर, आप सब हाँ। जानते हैं कि एक छोटा परिवार बहुत ही सफल परिवार होता है, बहुत सुरक्षित परिवार होता है और विकास भी बहुत जल्दी करता है। हमने आज से, मैं आपको 22 वर्ष पहले ले चलता हूं, जब सन 2000 में जी डॉक्टर साहब। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटा, और एक अन्य राज्य जो झारखंड है वो बिहार से कटा, और आज हम तीनों राज्यों का ग्राफ देख रहे हैं कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल पहले जो यहाँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड। तो इस पर आपको नहीं लगता क्या इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए? और इसी से जुड़ता सवाल कि मौजूदा सरकार पिछले वर्ष पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर आई थी, इस पर आपका क्या विचार? रंजन तोमर जी, ये अंतिम सवाल है, और उसके बाद फिर विनोद जी शायद एक अंतिम में इसको अंत करेंगे। रंजन जी, संक्षिप्त में, मात्र 4 मिनट है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल 100% उचित है डॉक्टर साहब। हमारा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, नोएडा क्षेत्र है, यहाँ के किसानों ने की मैं बात कर रहा था इससे पहले, कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके की समस्याओं को यहाँ पे देखा है, कि जब भी कोई समस्या होती थी, हमारी पहले जो जिला था बुलंदशहर था, फिर गाजियाबाद हुआ, फिर जाके ये गौतम बुद्ध नगर हुआ। तो उस जमाने में जो भी समस्या होती थी, तो हमारी कचहरी पे जाने में हमें 1-1 दिन, 2-2 दिन लग जाया करते थे। तब गाड़ियाँ नहीं होती थी, किसी तरीके से कोई बैलगाड़ी से, कभी बस से, किस तरीके से जाया करते थे। उसके बाद जो हमारी हाई कोर्ट है, वो इलाहाबाद में। तो हमारी जितनी दूर कराची पाकिस्तान पड़ता है, इतनी दूर तो हमारी हाई कोर्ट पड़ जाती है, बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की समस्याएँ अलग हैं, यहाँ के इश्यूज़ अलग हैं। तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा प्रदेश कहीं न कहीं बेनिफिशियल नहीं है। उत्तर प्रदेश को 3 या 4 भागों में आज नहीं तो कल विभाजित करना ही चाहिए, और यहाँ की जो दूसरा उसके बाद यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे जो रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं वो यहीं पे इस्तेमाल हो, आसपास के क्षेत्र को बढ़ोतरी मिले, उसका बेनिफिट मिले, ना कि ऐसा हो कि वो ज्यादातर दूसरे क्षेत्रों में लग जाए। उसके लिए हमारे यहाँ की समस्याओं के निस्तारण के लिए बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र का या तो बाइफर्केशन हो कम से कम, नहीं तो 3 भागों में या 4 भागों में अगर हो जाए उत्तर प्रदेश, तो बहुत ही अच्छा है। हमारी बार-बार ये इस मांग में समर्थन रहा है, कई बार कई संस्थाओं ने उठाया, और हमारा भी हमेशा से ये मत रहा है कि इस क्षेत्र के लिए और हर जो है डेवलपमेंट के लिए छोटे क्षेत्रों के 2 या 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बाँटा जाना चाहिए। धन्यवाद शर्मा जहाँ जी। तक बात है जी पॉपुलेशन कंट्रोल की, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बारे में ये आपकी मैं बार-बार राय सुनता रहता हूँ, बहुत सारे आप भी प्रयास करते हैं, और बिल्कुल माकूल प्रयास करते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन, उस व्यक्ति को मैं एक अगर अगर फैमिली लेवल पे कहूँ, तो उस व्यक्ति को अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी चाहिए, जिस व्यक्ति के पास रिसोर्सेज़ हैं, उन बच्चों को रिसोर्सफुल बनाने लायक। अगर वो देश के लिए रिसोर्सफुल बना सकते हैं अपने बच्चों को, तो वो फिर रिसोर्स पॉपुलेशन
2 या 4 बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। बच्चे वो पैदा करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और फिर वो बच्चे लायबिलिटी बन जाते हैं, एसेट नहीं रहते। तो ऐसे में और देश के लिए एसेट बने। शर्मा जी, इसके बाद अंतिम सवाल लीजिएगा। बच्चों को अच्छे से हम पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून बिल्कुल लागू हो सके। थैंक यू। अच्छा, शर्मा जी, बस मेरा 2 मिनट है, आप अंतिम सवाल ले लीजिए। आखिरी सवाल है कि 3 ऐसे मुद्दे जो इन 2022 के चुनाव में आपकी नजर में है और आप हर प्रत्याशी से बोलेंगे कि इन मुद्दों पर काम करें। सर, ग्रामीण क्षेत्र की जहां तक बात है, मैं बार-बार एक तो रोजगार के ऊपर बात करूंगा, एक स्वास्थ्य है। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे लगते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के लोग भी हों, चाहे शहर के भी लोग हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। जो भी लोग वो रह रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जो सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इसके बारे में हमें बार-बार बात करनी पड़ेगी। कोविड में भी हमने देखा, और सरकारी अस्पतालों की स्थिति हम सबने देख रखी है। मुझे नहीं लगता आप और हम जैसे लोग ज्यादातर सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं हमने देखा है कि वहां पे बहुत हद तक समस्याएं हैं और बहुत हद तक दिक्कत है। दूसरा, रोजगार की बात है। जहां तक रोजगार के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो, जैसा आपने कहा कि जो भी स्किल डेवलपमेंट सरकार करा रही है, उसके साथ साथ वो पंडित जी 3 मिनट बस। उनको नौकरी देने की जो है, तो ये मुद्दे इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ये हमारा शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित मुझे लगता है कि प्राइवेट सरकार जो नौकरियां हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं, उनमें बच्चों को रिजर्वेशन जरूर मिले, ताकि बच्चे जो हैं और अच्छे तरीके से मिले, जिससे कि हमारे बच्चे भी सही तरीके से पढ़ सकें। ये मुख्य रूप से मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं जरूर करना चाहूंगा सर इसमें। इसलिए 2 मुद्दे इसमें ग्रामीण है, और एक पूर्ण रूप से शहरी और ग्रामीण मिक्स जो स्वास्थ्य से। बहुत बढ़िया, आज का बहुत अच्छी चर्चा रही है, और मैं समझता हूं कि एक सार्थक प्रयास है नोएडा खबर की तरफ से, और आपके जरिए एक ये सीरीज शुरू हुई है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे मुद्दे निकल कर आएंगे सामने, और हम कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों की जुबान पे हमारे वो मुद्दे हों जो हमारी इस चर्चा में उठ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन तोमर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विनोद शर्मा जी, रंजन तोमर जी हमेशा से, जैसा कि सब जानते हैं कि हमेशा गांव की आवाज उठाते हैं, तो चलते चलते चंद पंक्तियां मैं एडवोकेट साहब पर समर्पित करना चाहूंगा कि गांव, गरीब, किसान, निर्धन, उपेक्षित, उपासित, पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े लोगों की बात करनी है। क्योंकि बाहरों के आगे जाना है तो केवल चांद तारों की बात करनी है, और किसानों से बात करनी है तो केवल आगे बढ़ने की बात करनी है। थैंक यू सो मच एडवोकेट तोमर साहब। थैंक यू सो मच विनोद जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम